नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, जैसा आप लोगों से प्रॉमिस किया गया था कि एग्रीकल्चर टॉपिक हमें यूपीएससी सीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करना है। तो जैसे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी हमने कवर किया, स्टैटिक पार्ट पूरा कवर किया, उससे थोड़ा ज़्यादा ही हम एग्रीकल्चर कवर करेंगे, स्टैटिक भी और कुछ करंट इश्यूज भी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम जानेंगे, जिन पर सवाल बन सकता है। तो ये एग्रीकल्चर की जो कवरेज होगी, ये प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए इसको हम बना रहे हैं। सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या पैटर्न है, उस ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए एग्रीकल्चर टॉपिक आपके सामने लाया जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड ये भी इंश्योर किया जाएगा कि एग्रीकल्चर इतना बड़ा ना कर दें कि आप लोगों के लिए पढ़ने में भारी हो जाए और मुश्किल हो जाए, कहें कि सर इतना बड़ा एग्रीकल्चर क्यों पढ़ें। तो वो भी नहीं करें, स्मार्टली भी पढ़ना है, वो भी हम ध्यान रखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी ध्यान रखेंगे और सिलेबस में क्या मेंशन है उसका भी ध्यान रखेंगे। तो इसी को देखते हुए आइए एग्रीकल्चर टॉपिक का आगाज करते हैं। तो आई एम प्रीटी श्योर ये नया टॉपिक है, बाकी जगह पे आपको उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है और आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़े। तो टॉपिक वाइज आपको जैसे जैसे लेक्चर खत्म होती जाएगी पीडीएफ आपको मिलती जाएगी। 31 तारीख को एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए एग्रीकल्चर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पर्पस है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, दोनों को ध्यान में रखेंगे और कंप्लीट कवर करने वाले हैं। तो जैसा कहा जाता है, कोई भी टॉपिक पढ़े सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सिलेबस और साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अगर हम सिलेबस में देखें, एग्रीकल्चर आपको प्रीलिम्स में कहीं मिलेगा नहीं, मेंस में जीएस 3 में मिलता है, लेकिन प्रीलिम्स में अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें तो कुछ हम ट्रेंड का एनालिसिस कर सकते हैं, जिससे हम समझ सकते हैं हमें क्या पढ़ना है। तो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारी नजर जाती है गवर्नमेंट स्कीम्स पर। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी गवर्नमेंट स्कीम है, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये हमको जानना बहुत आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना होगा। दूसरा है दोस्तों कल्टीवेशन। वेरियस टाइप्स ऑफ फार्मिंग है, कहीं शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, तो कहीं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होती है, तो अलग अलग प्रकार की नोमैडिक हर्डिंग हो रही है। तो हमें सब कुछ जानना है। तो क्या है अलग अलग टाइप्स ऑफ फार्मिंग, क्या है, तो ये हम पढ़ेंगे। ये स्टैटिक हो जाता है, आपको ज्योग्राफी में एनसीईआरटी में भी मिलता है। तो ये हमारा स्टैटिक टॉपिक है जहां से हम पढ़ने वाले हैं। वैसे ही आप देख सकते हैं इरिगेशन प्रैक्टिस। तो इरिगेशन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग टाइप्स ऑफ इरिगेशन होते हैं। आज के टाइम में आप देखें तो आज के टाइम में आप देखें तो स्प्रिंकलर इरिगेशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या स्प्रिंकलर इरिगेशन है, कैसे हो रहा है। वैसे ही अगर हम देखें तो ड्रिप इरिगेशन क्या है, क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं, किस प्रकार के सॉइल में कर सकते हैं, कहां पर किस प्रकार का इरिगेशन होना चाहिए। तो इरिगेशन प्रैक्टिस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें जानना है। वैसे ही सॉइल टाइप बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीवियस ईयर कितना सिंपल क्वेश्चन आया था कि ब्लैक सॉइल ब्लैक क्यों है, तो उसका पेरेंट रॉक कैसा है, बेसाल्टिक ओरिजिन का है, जिस वजह से वो ब्लैक कलर का हुआ है, तो टाइटेनियम ऑक्साइड है। तो ये सब आपको बेसिक एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तो सॉइल टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी में जब हम आईसीएआर के 8 प्रकार के सॉइल टाइप्स पढ़ते हैं तो उसमें हमें ये जानना होगा। इसके सिवाय दोस्तों क्रॉप टाइप्स, अलग अलग टाइप्स ऑफ क्रॉप है। भारत में आपको मालूम ही है कितनी ज्यादा एग्रीकल्चर पर जोर है, एग्रीकल्चर पर फोकस किया गया है। तो क्रॉप टाइप्स बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैश क्रॉप क्या ग्रो किया जा रहा है, फूड क्रॉप क्या ग्रो किया जा रहा है, क्रॉपिंग सीजन्स क्या है, रबी में क्या होता है, खरीफ में क्या होता है, तो सब कुछ हमें मालूम होना चाहिए। तो ये भी हमें कवर करना होगा। तो ये बेसिक एनसीईआरटी में हमें कवर करवाया जाता है। इसके सिवा आज के टाइम में बहुत सवाल बन रहे हैं न्यू ग्रीन रिवोल्यूशन पर। तो क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग रिलेटेड चेंजेस आ रहे हैं एग्रीकल्चर में, आरएनडी क्या नहीं हुई है, ड्रॉट रेजिस्टेंट वेराइटीज कहीं आ रही है, कहीं कुछ हाइब्रिड वेराइटी आ रही है, कोई हाई यील्डिंग वेराइटी आ रही है। तो इन सब पर भी हमें टॉपिक करना चाहिए, ये सारे टॉपिक को भी हमें करना होगा। इसके सिवा क्लाइमेट चेंज आ रहा है तेजी से, तो क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर कैसे करें, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या होता है, तो ये सब जानना बहुत जरूरी है। एंड ये वाला टॉपिक तो मैं कहूंगा सिर्फ प्रीलिम्स नहीं, मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है ये सब हमें जानना है। तो उसी में ऑर्गेनिक फार्मिंग से लेके जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग सब कुछ हमें कवर करना है। तो ये सब तो दोस्तों हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अनुसार हम एनालाइज करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रीलिम्स में आपको कहीं डायरेक्टली नहीं मिलेगा कि ये पढ़ के आना। लेकिन मेंस में हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि जीएस 3 में एग्रीकल्चर टॉपिक हमें मिलता है। तो मेजर क्रॉप्स जब हम कहते हैं तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है,
तो क्रॉपिंग पैटर्न क्या है देश में अलग 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 हिस्सों में, तो वो जानना, अलग अलग प्रकार के इरिगेशन क्या है, कैसे कैसे इरिगेशन सिस्टम है देश में। तो वैसे ही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है तो उसकी स्टोरेज क्या हो रही है, तो पीडीएस बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रही है, मार्केटिंग कैसे हो रही है, तो इकोनॉमी वाला एस्पेक्ट यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अलग अलग एपीएमसीज हैं तो उनकी कैसी फंक्शनिंग है, उनमें क्या ड्रॉबैक है, ईनाम क्या होता है, तो ये सब हमें जानना होगा। वैसे ही ई टेक्नोलॉजी इन एड ऑफ फार्मर्स बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कई बार सवाल आता है। तो क्या प्रिसीजन एग्रीकल्चर है, प्रिसीजन फार्मिंग क्या होती है, कैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स का रोल होने वाला है, तो क्या टेक्नोलॉजी है आज के टाइम में किसानों के लिए, आईसीटी टेक्नोलॉजी का क्या रोल है एग्रीकल्चर में, तो ये सब हमें जानना होगा। इसके सिवा आप देखें तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज क्या है, तो ये हमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझे डब्ल्यूटीओ के एंगल से भी जाने। तो डब्ल्यूटीओ के एंगल से हम जाने फार्म सब्सिडीज क्या है, एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, तो अलग अलग सब्सिडीज के क्लासिफिकेशन है वो जाने। एमएसपी क्या होता है, तो एमएसपी से क्या ड्रॉबैक्स हुए हैं, एमएसपी का क्या फायदा है, वो जानना बड़ा जरूरी है। वैसे ही पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है तो उसकी क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या फंक्शनिंग है, पीडीएस में क्या लिमिटेशन है, तो वो हमें जानना है। वैसे ही अलग अलग इसमें कमिटीज आई हैं तो उनकी क्या रिकमेंडेशंस है, शांता प्रसाद वगैरह अलग अलग कमिटीज हैं, तो वो सब हम जानना होगा हमें। बफर स्टॉक्स की बात करेंगे, फूड सिक्योरिटी की बात करेंगे, तो क्या चैलेंजेस हैं, कैसे हमें इसको स्ट्रेंथन करना है, क्या टेक्नोलॉजी मिशंस हैं, तो वो सब हमें जानना होगा। एनिमल रियरिंग की बात करनी होगी, पिसिकल्चर पर सवाल आ चुका है, वैसे ही ब्लू रिवोल्यूशन पर सवाल आ सकता है, तो ये सब हमें जानना बहुत जरूरी है। क्या क्या डेयरिंग को प्रमोट करने के लिए किया जा रहा है, तो ये सब हमें जानना होगा। वैसे ही आप देखें तो फूड प्रोसेसिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज इंडिया में क्या है, तो इसको अगेन इकोनॉमी से लिंक करना होगा। इस पर सवाल आ चुका है कि भारत में जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसमें क्या क्या कमियां हैं, तो वो आइडेंटिफाई कीजिए। तो क्या क्या कमी है कि छोटे साइज के हैं, इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं हो पा रहा है। वैसे ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमें अन्य एस्पेक्ट्स भी इससे कवर होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ आप अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस बहुत ज्यादा है, तो वो कैसे मिनिमाइज करना है, तो एग्रीकल्चर का अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम लिंकेज क्या है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का, तो वो सब जाने। एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसे होना है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर अगर हम देखें तो लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, तो इन शॉर्ट ग्रीन रिवोल्यूशन की बात की जाएगी। तो ग्रीन रिवोल्यूशन में लैंड रिफॉर्म्स भी क्रूशियल एस्पेक्ट रहा है, तो भारत में कितना सक्सेसफुल हुआ है लैंड रिफॉर्म वो जाने। क्या क्या कमियां अभी भी रह गई हैं, आज के टाइम में कैसे लैंड रिफॉर्म हो रहा है, कोई नई स्कीम है क्या लैंड रिफॉर्म के लिए। एक तरीके से आपके लिए हिंट है, एक वीडियो था शायद अनिरुद्ध सर ने बनाया है, आधार ऑफ लैंड, तो वो वाला टॉपिक देखें आपको मिलेगा। तो आज भी लैंड रिफॉर्म हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, ई टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल हो रहा है, तो ये सब हमें कवर करना होगा। तो आइए इसके साथ आज एग्रीकल्चर का आगाज कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बताया गया कैसे पढ़ना है, क्या टॉपिक्स हम करने वाले हैं, सो दैट एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज एग्रीकल्चर का हो सके। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर तो होता क्या है आखिरकार, ये तो हम सब देखिए मोटा मोटी हम सब जानते हैं, ऐसा कोई होगा नहीं जिसने खेती कभी देखी नहीं है। तो एग्रीकल्चर क्या है, अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन में जाएं, टेक्स्ट बुक डेफिनेशन में, तो आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग दी क्रॉप्स एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक। क्योंकि एग्रीकल्चर में सिर्फ जब हम खेती बाड़ी कर रहे हैं तो सिर्फ गन्ना उगाना या धान उगाना या गेहूं उगाना नहीं है, पशुपालन भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एग्रीकल्चर का। तो कहीं पर पिसीकल्चर हो रहा है, मछलियों का पालन हो रहा है, तो कहीं पर आप देखें तो आप देखेंगे कैटल्स को पाला जा रहा है, तो कहीं ऊंट पाल रहे हैं, कहीं पर भेड़ पाला जा रहा है, तो वो भी लाइफ स्टॉक रेजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एग्रीकल्चर का। तो एग्रीकल्चर क्या है, वो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम फूड क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स, अन्य क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं, फूड फीड फाइबर को प्रोड्यूस करते हैं कल्टीवेशन के द्वारा, खेती के द्वारा, और साथ साथ एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते हैं। तो फिर वो चाहे चिकन हो जाए, फिर वो चाहे आप देखें तो कैटल हो जाए, फिर वो चाहे तो हो सकता है मछलियां हो जाएं। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी क्या है, एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। तो इसके बाद अब हम बड़ा इंपॉर्टेंट है जाने एग्रीकल्चर दुनिया में कैसे इवॉल्व किया है। तो टाइमलाइन ऑफ एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखें तो एग्रीकल्चर एक ऐसा रिवोल्यूशन है जिसने आप देखें तो इंसान मानव जाति को पूरे तरीके से बदल के रख दिया है। तो एग्रीकल्चर करने के पहले इंसान क्या किया करते थे, देवर पैस्टोरल नोमैड्स, वो घुमा करते थे एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह, और इस वजह से क्या होता था, एक जगह पे वो टिक के नहीं रहते थे। अगर टिक के नहीं रहेंगे किसी जगह पे, आज यहाँ पर हैं कल कहीं और जाएंगे, मूव करते रहेंगे, तो जो कल्चरल रिमेन्स हैं वो बहुत लिमिटेड होंगे। लेकिन एक जगह पे टिके रहे, और उसके बाद क्या हुआ, सेडेंट्री टाइम मिला, तो उसमें
टाइम मिला तो बाकी इन्वेंशंस हो पाए, बाकी चेंजेस आ पाए। तो एग्रीकल्चर ने आज के टाइम में मानव सभ्यता को बदला है। तो आइए एग्रीकल्चर को समझते हैं। तो एग्रीकल्चर स्टार्ट होता है आज से 11,500 साल पहले, यानी 8,000 से 8,500 बीसी की बात हो रही है, जब पहली बार इंसान सीरियल क्रॉप्स को, रूट क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट किए। और उसके साथ अब खाने के लिए इंसान को भटकना नहीं पड़ता था। दे डिड नॉट हैव टू मूव, है ना, वो दे वर नो लॉन्गर नोमैड्स। अब वो एक जगह पे बैठ सकते थे, सेटल डाउन कर सकते थे और वहीं पर फार्मिंग कर सकते थे। लेकिन अभी भी दिक्कत क्या हो रही थी ना, अगर वो किसी खेत में रह रहे हैं तो उस खेत में क्या होगा, धीरे धीरे क्रॉप्स उगेंगे उगेंगे उगेंगे, और उगने के साथ क्या होगा, धीरे धीरे जमीन की उर्वर क्षमता, फर्टिलिटी कम होने लगेगी, क्योंकि मिनरल्स जो भी हैं मिट्टी से वो तो आप ड्रेन करते जा रहे हैं ना, खत्म होता जा रहा है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे उर्वर क्षमता इसकी खत्म होती जाएगी, तो अब क्या करना होगा, जमीन को बदलना पड़ेगा। तो अब मूव करते थे लेकिन ज्यादा नहीं, आसपास में दूसरे जगह चले गए, जमीन बदल दिए और अब यहां पर खेती करना शुरू किया। तो काइंड ऑफ आज आप देखें तो आज भी झूम कल्टीवेशन होता है ना, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर किया जाता है। तो वो वाला प्रिंसिपल फॉलो किया जाता था। लेकिन हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन की आवश्यकता खत्म होने लगी। और इसके साथ 10,000 साल पहले क्या हुआ, तो आप देखें तो जानवरों का पशुपालन, है ना, डोमेस्टिकेशन शुरू होता है। 10,000 साल पहले गोट्स, शीप, चिकन अर्लीस्ट एनिमल्स माने जाते हैं जिनको डोमेस्टिकेट किया गया है। तो चिकन, और ये विश्व में अलग अलग जगह हो रहा है। तो किसी इलाके में साउथ ईस्ट एशिया में चिकन कल्टीवेशन हो रहा है, वैसे ही वेस्ट एशिया वाले रीजन के आसपास देखें तो गोट्स एंड शीप को डोमेस्टिकेट किया जा रहा है। फिर वक्त बदलता है, काफी दिनों तक काफी चेंजेस आते हैं, और इसके बाद इंसान धीरे धीरे आप देखें तो 1000 एडी में पहुंच जाते हैं, यानी आज से करीबन 1000 साल पहले। तो ये इस्लामिक गोल्डन एज का टाइम था। तो इस वक्त एग्रीकल्चर को साइंस में तब्दील कर दिया जाता है। तो यहां पर अब क्रॉप रोटेशन सीख चुके थे। क्रॉप रोटेशन क्या हुआ, बोला कि यार जमीन बार बार ना बदलो, जमीन बदलने की आवश्यकता नहीं है। इंस्टेड क्या करो, आप एक सीजन में क्रॉप नंबर 1 उगाओ, तो दूसरे सीजन में क्रॉप नंबर 2 उगाओ, तीसरे सीजन में क्रॉप नंबर 3 उगाओ। और इस प्रकार से क्या होगा, बारी बारी अलग अलग क्रॉप उगाओगे। तो सॉइल में अभी ये मान लीजिए ये मिनरल 1 लेगा, तो ये मिनरल 2 लेगा, ये मिनरल 3 लेगा। तो इस वजह से सॉइल में क्या होगा, धीरे धीरे अभी मिनरल 1 डिप्लीट हुआ तो अगले सीजन में मिनरल 2 डिप्लीट होगा, अगले सीजन में मिनरल 3 डिप्लीट होगा, और फिर जब मिनरल 1 पे आओगे तब तक 2 सीजन हो चुके होंगे, तो मिनरल 1 वापस रिप्लेनिश होके रहेगा, तो सॉइल में आ चुका होगा। तो इस तरीके से हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। तो हमें अब जमीन मूव करने की जरूरत नहीं होगी। और साथ ही साथ इसी एज में इसी इलाके से डेवलप हुआ इरिगेशन। तो इरिगेशन पहले भी था लेकिन पॉपुलराइज होने लगा। खेती यहां पर आप देखें तो इरिगेशन के बिना नहीं हो सकती थी। लार्जली आप देखें तो ये जो इलाका था वेस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, तो रेगिस्तान वाला इलाका है, पानी की कमी है। तो वहां पर पानी की इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इरिगेशन प्रैक्टिसेस शुरू होने लगे। तो इसके बाद दोस्तों फिर क्या होता है, 15th एंड 16th सेंचुरी में अगला मेजर चेंज आता है। तो चेंजेस तो देखिए कंटिन्यूअसली आते जा रहे हैं। तो 15th-16th सेंचुरी आते आते क्या होता है, काइंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन शुरू होता है। इस ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, एज ऑफ एक्सप्लोरेशन होता है। एक्सप्लोरर्स एक यूरोप से नॉर्थ अमेरिका जा रहे हैं, साउथ अमेरिका जा रहे हैं, एशिया जा रहे हैं, ट्रेडिंग रूट्स बनते जा रहे हैं, नए नए कॉलोनीज बनते जा रहे हैं। तो इसके साथ क्या होता जाता है, जैसे जैसे नए नए कॉलोनीज बनते जाते हैं, क्रॉप्स का भी डिफ्यूजन शुरू होता है। ये ट्रेडर्स क्या करते हैं, अमेरिकाज में, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, पोटेटोज, टोमेटो, कॉर्न, ये सारे क्रॉप्स मिलते हैं। आलू, टमाटर, भुट्टा, कॉर्न, मकई, मेज, ये सब मिलते हैं। बीन्स, राजमा मिलता है, पीनट मिलता है, टोबैको मिलता है। और इसको लेके दुनिया भर वो कहीं कुछ एशिया में लेके जाते हैं, यूरोप लेके जाते हैं, तो वहां पर भी उगना शुरू हो जाता है। वैसे ही टी, इंडिगो एशिया से दुनिया भर में अलग अलग इलाके में लेके जाते हैं। कॉफी की बात करें तो अफ्रीका से एशिया आता है। तो इस प्रकार से अब क्रॉप्स लिमिटेड नहीं रहते कि बस इस इलाके में यही खेती होगी, इसी क्रॉप की होगी। काइंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन होने लगता है। अब क्रॉप्स डिफ्यूज होने लगते हैं और विश्व भर में अलग अलग क्रॉप्स एक जगह से दूसरे जगह फैलने लगते हैं। फिर फाइनल मेजर चेंज आता है 1950s में, 1960s में, जब साइंटिस्ट हाई यील्डिंग व्हीट, हाई यील्डिंग राइस डेवलप करते हैं। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ आप देखें तो मेक्सिको, पार्ट्स ऑफ एशिया में इन हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ व्हीट एंड राइस को इंट्रोड्यूस किया जाता है। और इसके बाद भारत में भी ग्रीन रिवॉल्यूशन आता है।
तो 1950s 1960s की बात है, साइंटिस्ट का काम है जब वो इस प्रकार के हाई यील्डिंग वेराइटीज डेवलप करते हैं और इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट के द्वारा एग्रीकल्चर में हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स को डेवलप किया जाता है और प्रोडक्शन 7वें आसमान में पहुंचना शुरू हो जाती है और जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसको खिलाने के लिए हमारे पास अब जो क्रॉप्स हैं वो सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम 1950s 1960s में ग्रीन रिवॉल्यूशन को डेवलप करते हैं और ग्रीन रिवॉल्यूशन से जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज करती है। लेकिन एक ड्रॉबैक होता है। ड्रॉबैक क्या होता है इस ग्रीन रिवॉल्यूशन का? हाईली इनपुट इंटेंसिव है, बहुत पानी चाहिए, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर चाहिए और साथ साथ धीरे धीरे सॉइल की जो उर्वर क्षमता है, जो फर्टिलिटी है, धीरे धीरे आप अगर देखें तो वो स्टैग्नेट करने लगती है, धीरे धीरे फर्टिलिटी कम होती जाती है और नतीजा क्या होगा? धीरे धीरे जो प्रोड्यूस है अब वो कम होने लग रहा है। आज के टाइम में अगले क्लास में हम देखने वाले हैं कैसे प्रोड्यूस कम होता जा रहा है। तो अब डिमांड है कि हम एक न्यू ग्रीन रिवॉल्यूशन को लेकर के आए। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी इस क्लास को हम कवर करते रहेंगे, नए नए टॉपिक्स लाते रहेंगे और एग्रीकल्चर टॉपिक का आगाज हो गया है तो होपफुली इस मंथ तक इसको भी हम खत्म कर दें। तो आई होप आपको क्लास पसंद आया हो, तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड पाथ फाइंडर चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जरूर करें। तो दोस्तों आपको कहना चाहूंगा अनअकैडमी 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन आपको जीएस एंड ऑप्शनल कॉम्बो सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कर रहा है 55,523 रुपए में। तो जल्दी से जाएं, इसका फायदा उठाएं, यूज द कोड KC10, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करेंगे तो इससे आपको मेरी गाइडेंस एंड सपोर्ट मिलती है। तो आप बस ये कोड यूज करें और मुझसे संपर्क करें। साथ ही साथ यूपीएससी सीएससी कॉम्बैट है 26 दिसंबर को एंड 2 जनवरी को भी होने वाला है, तो सुबह 11 बजे होगा। तो जल्दी से जाएं, एनरोल करें, यूज द कोड KC10। स्कॉलरशिप है बहुत जबरदस्त, आप देख सकते हैं 25% स्कॉलरशिप 51 से 500 रैंक वालों को भी मिलेगी। तो 500 रैंक तक हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं, 4 करोड़ से ज्यादा स्कॉलरशिप पूल है हमारा, तो इसका फायदा उठाएं। इसके सिवा सिर्फ स्कॉलरशिप के लिए ही नहीं, आप ये एग्जाम देंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। ऑल इंडिया रैंक आपको मिलती है, टॉप एजुकेटर्स के द्वारा क्वेश्चन बनाया जाता है, सोल्यूशन मिलता है, तो वो तो अतुलनीय बेनिफिट है, तो इसका फायदा जरूर उठाएं। इसके सिवा आपकी जो मिशन है वो अनअकैडमी के साथ अकम्प्लिश कर सकते हैं। आइकन एक सब्सक्रिप्शन है, 1-to-1 लाइव मेंटरिंग है, स्टडी प्लानर है, ओपन हाउस विद एजुकेटर्स होता है, लोन की भी फैसिलिटी है, नीचे एक लिंक आपको मिलेगा। तो लोन के लिए वो फॉर्म फिलअप करें, गूगल फॉर्म आपको देखने मिल रहा होगा, जाएं जाके उस फॉर्म को फिलअप करें। 0% लोन है, नो प्रोसेसिंग फी है, फ्लेक्सिबल टेन्योर है, मिनिमल पेपर वर्क है, तो उसका फायदा जरूर उठा सकते हैं। इसके सिवा दोस्तों जो प्लस सब्सक्रिप्शन की कीमत है आप देख सकते हैं, 1 साल के सब्सक्रिप्शन की कीमत है 46,791 रुपीज। ये तब है जब आप कोड KC10 यूज कर रहे हैं, यानी वो कोड जो आपको गाइडेंस एंड मेंटरशिप देता है। 1 साल की जो आइकनिक सब्सक्रिप्शन है जीएस की, इसकी कीमत है 67,041 रुपीज यूजिंग द कोड KC10। एंड अगर आप ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन लेते हैं 1 साल की तो इसकी कीमत है 24,750 रुपए और यूजिंग द कोड KC10। फ्री टेस्ट सीरीज भी है, अभियान है, T20 डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज है, तो आप आई होप आप लोग इसको रेगुलरली दे रहे हैं, वीकडेज पर होता है, तो इसका फायदा आप उठा रहे हैं। तो मेरे कई कोर्सेज हैं, कंप्लीट फिजिकल ज्योग्राफी है, कंप्लीट एनवायरनमेंट है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज होती है, प्लस कोर्स बहुत सारे हैं, तो इसका फायदा आप जरूर उठाएं। यूज द कोड KC10 जिसके द्वारा आप एनरोल इसमें करें। यूपीएससी सीएससी बैचेज हैं, 29 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, 2022 के भी बैच हैं, 2023 के भी बैच हैं, साथ साथ ये बैचेज हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं, बाइलिंगुअल में भी हैं, तो इनका फायदा जरूर उठाएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड लेट्स क्रैक इट।